दोस्तों नमस्कार। आप सभी का आपके अपने चैनल सीधे बोल में स्वागत है। आपका अभिनंदन करता हूं और आप ज्यादा मुझे सब्सक्राइब करें, इसका निवेदन भी करता हूं। मैं मुकेश उदैनिया आपके सामने इलेक्टोरल चुनावी बॉन्ड के सब्जेक्ट को लेकर हाजिर। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिया है। यह बहुत बड़ा फैसला है। पहले राजनीति और जनप्रतिनिधि जनता के लिए समर्पित रहते थे, अब राजनीति के मतलब बदलते जा रहे हैं और राजनीति में अपराधीकरण जितना बढ़ गया है उससे इनकार नहीं किया जा सकता है। जनप्रतिनिधि अपने स्वार्थ में अंधा हो जाता है। निधियों और जो भी फंड अन्य योजनाओं मिलते हैं उसको खत्म करने में वो पीछे नहीं रहता है। हर चीज में उसे जुगाड़ धन नजर आता है। यही वजह है कि लोकतंत्र धीमे धीमे गिरता चला जा रहा है और ताकत तंत्र मजबूत होता जा रहा है। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय बेंच ने कहा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सभी पार्टियों को मिले चंदे की जानकारी 6 मार्च तक चुनाव आयोग को दे। आयोग 13 मार्च तक यह जानकारी अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करें। अभी जो बॉन्ड कैश नहीं हुए हैं राजनीतिक दल उसे बैंक को वापस करें। यह बहुत बड़ा झटका है, खासतौर से भाजपा को, क्योंकि सबसे ज्यादा फंडिंग इन्हीं के पास है। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच का यह सर्वसम्मत फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 नवंबर 2023 को फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि निर्वाचन आयोग, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और राजनीतिक दलों से फंड का आंकड़ा ले। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग से पूछा कि हमारे आदेश के बावजूद 2019 के बाद कोई डेटा क्यों नहीं दाखिल किया गया। कोर्ट ने कहा था कि मौजूद योजना में खामियां हैं। विधायिका चाहे तो और ज्यादा पारदर्शिता वाली योजना ला सकती है। कोर्ट ने कहा था कि संतुलन बनाने का काम कार्यपालिका को करना है, ना कि न्यायपालिका को। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल ने कहा था कि मुद्दा न्यायिक समीक्षा का नहीं है और ना ही ऐसा विषय है जिस पर कोर्ट दिशा निर्देश जारी करे। इस मसले पर संसद में बहस होनी चाहिए, लेकिन कौन करे? चोर चोर मौसे भाई, कौन किसकी कहे? चंदा तो सभी को चाहिए देश में। अटॉर्नी जनरल ने अपने हलफनामे में कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड किसी भी मौजूद अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है और यह योजना खुद ही गोपनीयता प्रदान करती है। हलफनामे में कहा गया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड संविधान के अनुच्छेद 19/2 के तहत जायज है। इस अनुच्छेद में केंद्र सरकार मौलिक अधिकारों पर कुछ प्रतिबंध लगा सकती है। 5 सदस्यीय संविधान बेंच में चीफ जस्टिस के अलावा जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बी.आर. गवई, जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल थे। इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट का दखल इलेक्टोरल बॉन्ड योजना शुरू में विवादित थी।
जो अनुभव रहा उसके खिलाफ प्रारंभ से कही गई बातें लगातार ठोस सबूत होती चली गई। इसके बीच यह तर्क महत्वपूर्ण था कि राजनीतिक चंदा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के तगाजे के खिलाफ है। इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को रद्द कर सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा योगदान दिया है। यह योजना शुरू से विवादास्पद थी। जो अनुभव रहा उससे इसके खिलाफ आरंभ में कही गई बातें लगातार ठोस साबित होती गई। इसके बीच दो तर्क महत्वपूर्ण थे। पहला यह कि असीमित और गुप्त राजनीतिक चंदा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के तगाजे के खिलाफ है। दूसरी दलील यह थी कि इलेक्टोरल बॉन्ड योजना में शामिल प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 19(a) के तहत मिले सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। इन दोनों ही तर्कों को जब सुप्रीम कोर्ट ने वाजिब ठहराया है तो प्रधान न्यायाधीश जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ इस निष्कर्ष पर पहुंची कि गुप्त चंदे का प्रावधान सूचना के अधिकार के खिलाफ है। इस प्रावधान के तहत एक और आपत्तिजनक बात यह रही कि चंदा देने वाली कंपनियों की पहचान जनमानस से तो छिपी रहती है, लेकिन सरकार को यह सब मालूम रहता है कि कौन किसको कितना चंदा दे रहा है। इससे इस आरोप को बल मिला कि कंपनियों के लिए विपक्षी दल को चंदा देना जोखिम भरा हो गया है। तमाम उपलब्ध आंकड़ों से इस बात की लगातार पुष्टि हुई कि इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत दिए गए चंदे का अधिकांश हिस्सा सत्ताधारी दल को गया है। कोर्ट ने उचित ही कहा है कि राजनीति में चंदे के जरिए सत्ता के हलकों तक पहुंच जाती है। इस पहुंच से नीति निर्माण प्रभावित होने का अंदेशा पैदा हो जाता है। सार्वजनिक दायरे में यह धारणा कि सरकारों और कॉर्पोरेटों घरानों के बीच संबंधों के चलते देश की महत्वपूर्ण नीतियां प्रभावित होने की कहीं ना कहीं संभावना बनी रहती। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का इस योजना को संचालित करने वाले भारतीय स्टेट बैंक को दिया गया यह आदेश अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है मित्रों, कि यह योजना के तहत पार्टियों को मिले चंदे की पूरी जानकारी निर्वाचन आयोग को दे। आयोग को उसे अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करना ही होगा। इस तरह आप उम्मीद की है कि इस योजना का पूरा सच सामने आ जाएगा। शुरू से ही विवादों में घिरी केंद्र सरकार की इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया। इस स्कीम के तहत जनवरी 2018 से 2024 के बीच 16,518 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए थे और इसमें से ज्यादातर धनराशि राजनीतिक दलों को चुनावी फंडिंग के तौर पर दी गई थी। पिछले कुछ सालों में सामने आई रिपोर्ट में पता चला कि इस धनराशि का सबसे बड़ा हिस्सा केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को मिला था। इस बॉन्ड्स पर पारदर्शिता को लेकर कई सवाल उठ रहे थे और यह आरोप लग रहा था कि यह योजना मनी लैंडिंग या काले धन को सफेद करने के लिए इस्तेमाल हो रही है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स की वैधता पर सवाल उठाते हुए एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ADR, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी समेत 5 याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। यह फैसला काबिले तारीफ बताया। इसका असर यह होगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम बंद हो जाएगी और जो कॉर्पोरेट्स की तरफ से राजनीतिक दलों को पैसा दिया जाता था, इसके मामले में आम जनता को कुछ भी पता नहीं होता था, यह बंद हो जाएगा। इस मामले में पारदर्शिता इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम ने खत्म की थी। वह
वापस आ जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को राजनीतिक पार्टियों के इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए मिली धनराशि की जानकारी 6 मार्च तक चुनाव आयोग को देनी होगी। यह जानकारी चुनाव आयोग को 13 मार्च तक अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करनी होगी। इस जानकारी को सार्वजनिक होने पर यह साफ हो जाएगा कि इलेक्ट्रिकल बॉन्ड खरीदे और किसके द्वारा खरीदे गए। पार्टी के महासचिव सीताराम येचुरी कहते हैं कि इस फैसले का हम स्वागत करते हैं। यह स्कीम असंवैधानिक थी और समान अवसर को खत्म करती थी। अगले 3 हफ्तों में यह जानकारी सार्वजनिक करनी होगी, तब पता चलेगा कि कुछ पाने के एवज में कुछ देना हुआ है, किस को कितना लिया, किसको कितना दिया। कम्युनिस्ट के महासचिव सीताराम येचुरी कहते हैं कि शुरू से ही उनकी और उनकी पार्टी की राय यह थी कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स राजनीतिक भ्रष्टाचार को बैन बढ़ाने का एक साधन है, यह कहते हैं। इसलिए हमें इसका विरोध किया और तब से लेकर आज तक हमारी पार्टी ने एक भी इलेक्ट्रिकल बॉन्ड नहीं लिया है। बाकी पार्टियों ने इलेक्ट्रिकल बॉन्ड ले रही थी, लेकिन हमारी पार्टी नहीं ले रही थी। इसलिए कोर्ट ने हमारी याचिका को सुना। भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा, यह निर्णय बहुत ही प्रमाणिक उद्देश्य के लिए लाया गया था। चुनाव में पारदर्शिता हो, फंडिंग में इसके लिए लाया गया था। चुनाव में कैश का प्रभाव कम हो, उसके लिए भी लाया गया था। इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि हमारे जितने चंदे देने वाले लोग हैं उनकी अपेक्षा की थी कि उचित होगा कि हमारे लिए भी एक गोपनीयता रखी जाए। वह कहते हैं यह अस्वाभाविक नहीं है। मैं आपको अपने राजनीतिक अनुभव से यह बात बताना चाहता हूं। मान लीजिए कोई सरकार हार गई और उसके विरोधी चंदा देने वालों के खिलाफ हो जाते हैं, इसलिए कोई ईमानदारी से बिजनेस कर रहे हैं तो वह अपना काम करें, ऐसा विचार था। धन्यवाद।